बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चावल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। खुदरा कारोबारियों से लेकर मिल मालिकों को स्टॉक की जानकारी देने का आदेश। भारत चावल ब्रांड के तहत चावल की खुदरा बिक्री शुरू करने का निर्णय। सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन योजना का दायरा बढ़ाया। टमाटर, प्याज और आलू के बाद 22 खराब होने वाली फसलों को किया कवर। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी जानकारी। सरकार ने खरीफ सीजन में की 600 लाख टन से अधिक धान की खरीद। 75 लाख किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में मिले 1.3 लाख करोड़ रुपए। आगामी रबी सत्र के दौरान गेहूं की खरीद बढ़ाने की भी तैयारी। 2 फरवरी तक गेहूं का बुआई क्षेत्र हुआ 341 लाख हेक्टेयर से अधिक। वहीं 57 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोए गए श्री अन्न एवं मोटे अनाज। तो तिलहन का बुआई क्षेत्र भी पिछले साल के आंकड़े से अधिक। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने चावल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा कारोबारियों, मिल मालिकों तथा चावल का भंडारण करने वाली संस्थाओं को अगले शुक्रवार से अपने स्टॉक की जानकारी देने का आदेश दिया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव संजीव चोपड़ा ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कहा कि विभाग चावल की सभी किस्मों के भंडारों की निगरानी करेगा और इसमें टूटे चावल, बासमती और गैर बासमती चावल भी शामिल हैं। उन्होंने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि चावल की कीमतें नियंत्रित होने तक इसके निर्यात पर लगे प्रतिबंधों पर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। चावल के दाम जो बढ़ रहे हैं, हमने देखा कि अगर देखें पिछले साल की तुलना में तो करीबन 14.5% की बढ़ोतरी हुई है खुदरा मूल्यों में। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2 निर्णय लिए हैं। पहले निर्णय में ये कहा गया है कि जितनी हमारी एंटिटीज़ हैं जो चावल से डील करती हैं, चाहे वो रिटेलर्स हों या प्रोसेसर्स हों या होलसेलर्स हों, उनको कहा गया कि अपने स्टॉक को डिस्क्लोज़ करें। तो उसके लिए जो पोर्टल हमारा है खाद्य विभाग का, उस पोर्टल में उनको प्रत्येक शुक्रवार के दिन अपना स्टॉक डिस्क्लोज़ करना होगा। और हम आशा करते हैं कि जो कोई एंटिटीज़ ऐसी हैं जो होर्डिंग कर रही हैं जिससे कि आर्टिफिशियल स्कैरसिटी हो रही है मार्केट में, उनको ये सिग्नल जा पाएगा कि होर्डिंग के बजाय वो स्टॉक को मार्केट में छोड़ें, जिससे कि मूल्यों में कमी आएगी। और चोपड़ा ने कहा कि सरकार अगले सप्ताह से 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भारत चावल उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि इस चावल की खरीद नेफेड, केंद्रीय भंडार और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता समिति से की जा सकती है। चोपड़ा ने कहा कि जिन क्षेत्रों में चावल की कीमत औसत से अधिक है, वहां इसकी कीमत को स्थिर रखने के लिए सरकार विशेष केंद्रों को लक्षित करेगी। भारत चावल के विषय में आप जानते हैं कि भारत दाल और भारत आटा सरकार बिक्री कर रही है, जिससे कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर सामग्री मिल पाए। उसी दिशा में भारत चावल को अगले हफ्ते हम लॉन्च करेंगे, जो 29 रुपये में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। 3 एजेंसियां हैं हमारी, नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार। उनके आउटलेट, मोबाइल वैन और अन्य जो एजेंसीज़ हैं, बिग चेन रिटेलर्स हैं और या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जरिए भी ये बिक्री की जाएगी। सरकार ने खरीफ सीजन में उगाए गए 600 लाख टन से अधिक धान की खरीद की है। इस खरीद से 75 लाख किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। अक्टूबर से सितंबर तक चलने वाले खरीफ विपणन सीजन में सरकार खरीफ और रबी दोनों सीजन में उगाए गए धान की खरीद करती है। खाद्य कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए लगभग 400 लाख टन की वार्षिक आवश्यकता के मुकाबले 525 लाख टन से अधिक चावल की खरीद हो चुकी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि इस सरकार
कि सरकार मार्च में आरंभ होने वाले आगामी रबी सत्र के दौरान गेहूं की खरीद बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 2 फरवरी 2024 तक रबी फसलों के तहत कवरेज क्षेत्र की प्रगति के बारे में जानकारी दी है। गेहूं का बुआई क्षेत्र 2022-23 में 339.20 लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 341.57 हो गया है। तो वहीं धान का बुआई क्षेत्र 40.37 था, जिसमें थोड़ी कमी हुई है और ये अब घटकर 39.29 रह गया है। और दालों का बुआई क्षेत्रफल 166.19 था, लेकिन अब ये कम होकर 160.08 रह गया है। वहीं अगर श्री अन्न एवं मोटे अनाज की बात करें तो इसके क्षेत्रफल में काफी बढ़ोतरी हुई है और ये 53.57 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 57.38 हो गया है। और तिलहन के क्षेत्रफल में भी बढ़ोतरी हुई है, ये 109.76 से बढ़कर 110.96 हो गया है। और कुल फसलों का रकबा जो है वो 709.09 से बढ़कर 709.29 हो गया है। आगे बढ़ते हैं, जहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 2018-19 से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र योजना ऑपरेशन ग्रीन्स चला रहा है, जिसका लक्ष्य किसानों को प्राप्त होने वाली धनराशि को बढ़ाना और फसल के पश्चात होने वाली हानि को कम करना है। 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-26 के दौरान ऑपरेशन ग्रीन्स योजना का दायरा 3 फसलों अर्थात टमाटर, प्याज और आलू से बढ़ाकर 22 खराब होने वाली फसलों अर्थात आम, केला, सेब, अनानास, संतरा, अंगूर, आंवला, अनार, अमरूद, लीची, टमाटर, प्याज, आलू, हरी मटर, गाजर, फूलगोभी, बीन्स, लौकी परिवार, करेला, तुरई, परवल, पेठा, भिंडी, लहसुन, अदरक और झींगा तक बढ़ा दिया गया है। और ओजी योजना के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2094.20 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के लिए 503.72 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के साथ चिन्हित उत्पादन समूहों में पात्र फसलों के लिए देश भर में 47 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री शोभा करंदलाजे ने यह जानकारी राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। विकसित भारत का संकल्प नारी, युवा, किसान और गरीबों के 4 अमृत स्तंभों पर टिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इन 4 जातियों का उत्थान ही देश को विकसित बनाएगा। अंतरिम बजट में इन 4 जातियों के विकास पर प्रमुख जोर रहा है। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। सरकार लगातार सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण से काम कर रही है। इसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। ये सरकार की सशक्त नीतियों और कड़े फैसलों का नतीजा है कि देश विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है। सरकार का मानना है कि विकसित भारत का संकल्प नारी, युवा, किसान और गरीब के 4 अमृत स्तंभों पर टिका है। लिहाजा ये देश की वो सबसे बड़ी 4 जातियां हैं जिनका उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा। सरकार इन्हीं स्तंभों को ध्यान में रखकर आगे की कई नीतियों पर काम कर रही है। देश के विकास में इन शक्तियों का कितना महत्व है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेकर अंतरिम बजट तक में इसे खास जगह मिली। इन 4 स्तंभों युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश के हर हिस्से और समाज में इन सभी की स्थिति और सपने एक जैसे ही हैं। सरकार इन्हें सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार मानती है कि विकसित भारत की भव्य इमारत 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होगी। ये स्तंभ है युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब। देश के हर हिस्से, हर समाज में इन सभी की स्थिति और सपने एक जैसे ही हैं। इसीलिए इन 4 स्तंभों को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार निरंतर काम कर रही है। मेरी सरकार ने टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा इन स्तंभों को मजबूत बनाने पर खर्च किया है। अंतरिम बजट के बाद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा।
पीएम मोदी ने बजट को युवा भारत, युवा आकांक्षाओं की प्रतिबिंब बताया। साथ ही ये भी कहा कि किसानों, महिलाओं, गरीबों को और सशक्त बनाने के लिए बजट में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब अंतरिम बजट पेश किया तो इन्हीं 4 जातियों युवा, गरीब, महिला और किसान पर फोकस रखा। वित्त मंत्री ने बताया कि कैसे सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए गरीबों तक बिना किसी सेंध के पूरी रकम पहुंचाई। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने पीएम स्वनिधि योजना और विश्वकर्मा समेत दूसरी योजनाओं से गरीबों को कैसे लाभ हुआ, इसे विस्तार से बताया। वित्त मंत्री ने युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए उठाए जा रहे कदमों के भी बारे में बताया। Our government is working with an approach to development that is all round, all pervasive and all inclusive. सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Viksit Bharat by 2047. सरकार इन स्तंभों को मजबूत बनाने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। 4 करोड़ 10 लाख गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिला। लगभग 11 करोड़ ग्रामीण परिवार तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचा। इस पर 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 10 करोड़ उज्ज्वला के गैस कनेक्शन दिए गए। इन लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ती गैस दी जा रही है। इस पर भी सरकार द्वारा 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कोरोना काल से ही 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसे आने वाले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। अब इस पर 11 लाख करोड़ रुपए और खर्च होने का अनुमान है। कोई लाभार्थी वंचित न रह जाए, इसके लिए 15 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में खाने के शौकीनों के लिए एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन देखे जा सकते हैं। जी हां, आप जिस भी राज्य का खाना खाना चाहते हैं तो आपको यहाँ मिल जाएगा। चाहे बिहार का लिट्टी चोखा हो, पंजाब हरियाणा का मक्के की रोटी हो, सरसों का साग हो, गोहाना का जलेबा हो, पुरानी दिल्ली की चाट हो, राजस्थानी थाली हो और बहुत कुछ यहाँ खाने को मिल जाएगा आपको। देखते हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। सूरजकुंड मेला खाने पीने के शौकीनों के लिए भी बहुत कुछ लेकर आया है। यहाँ देश भर के व्यंजन देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ आशीष मिश्रा हैं, बात करते हैं। आशीष जी, किस तरह का खाने पीने का सामान लेकर आए हैं? सर, आप लोगों का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है सर। यहाँ पे हमने ये बंसल फूड एंड बेवरेज ने पूरा सूरजकुंड का मेले में जितने भी हमारे खाने पीने की सामग्री हैं देश विदेश के, हमने सारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अपने देश के आइटम लगाए हैं। जैसे आप यहाँ पे आपको बिहार का लिट्टी चोखा मिलेगा, राजस्थानी फूड मिलेगा सर, गोहाना का जलेबा मिलेगा, हरियाणी रसोई का हरियाणी का आपको जो लेडीज रोटी बनाती हैं पूरी सरसों का साग मक्की रोटी मिलेगी। प्रॉपर यहाँ पे हमने हर एक स्टेट्स का यहाँ पे खाने का हमने वो रखा है। तो ज़्यादा लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप कई सालों से यहाँ लगा रहे हैं, तो लोगों की फेवरेट क्या रहता है? सर यहाँ पे ज़्यादातर जैसे गोहाना का जो देसी ये का जलेबा है और ये कुल्हड़ दूध है, कैसे कुल्हड़ दूध है और राजस्थानी फूड ये बहुत ही प्रसिद्ध है सर। यहाँ पे अभी जैसे आज से शुरुआत है, कल से आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत भीड़ लगी रहती है। बिल्कुल ये सबसे प्रसिद्ध है सर यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा बिकता है। इसके अलावा तो बिकता तो यहाँ पर सब कुछ है, बट नॉर्मली जो अगर आते हैं यहाँ पर तो वो जलेबा और राजस्थानी के तो खाते ही खाते हैं। तो यहाँ देश के अलग अलग राज्यों के व्यंजनों का लुत्फ उठाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको एक ही छत के नीचे यानी कि सूरजकुंड मेले के अंदर बहुत कुछ खाने को मिल जाएगा। कैमरामैन सुनील राणा और विश्व बंधु के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, हरियाणा। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं।
सरकार की ओर से ई-नाम के रूप में देश के लाखों किसानों को एक बेमिसाल तोहफा दिया है। ई-नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार देश भर के किसानों और खरीदारों को जोड़ रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किसानों को उनकी फसल की गुणवत्ता के आधार पर ज्यादा से ज्यादा भाव मिलता है। अब तक देश भर की 1360 से ज्यादा मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम से जोड़ा जा चुका है। ई-नाम ने पारंपरिक मंडी व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। मौजूदा मंडी व्यवस्था में किसान अपनी नजदीकी मंडी में उपज को बेचने के लिए जाते हैं। वहीं कई ऐसे किसान हैं जिनकी पहुंच मंडियों से दूर है। साथ ही मंडियों में बिचौलियों का होना भी किसानों के लिए अक्सर एक बड़ी समस्या बन जाती है। ऐसे में राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम इस समस्या को दूर कर किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य दिलाने में मदद कर रहा है। खास बात यह है कि ई-नाम से जुड़कर किसान घर बैठे मंडी में कृषि जिंसों के भाव को जान सकते हैं और व्यापारी से सीधे तौर पर जुड़कर अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं। ई-नाम ने किसान के मंडी में जाकर फसल को बेचने की मजबूरी को खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, ई-नाम के आ जाने से बिचौलियों पर भी किसानों की निर्भरता खत्म हुई है। किसानों की इसी जरूरत को महसूस करते हुए देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 1360 से ज्यादा मंडियों को ई-नाम से जोड़ा गया है। ई-नाम पर व्यापार किस तरह फल फूल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस ई-नाम पोर्टल पर अब तक 3 लाख करोड़ रुपए तक का व्यापार किया जा चुका है। राष्ट्रीय कृषि बाजार पर व्यापार करना काफी सरल है। इसके लिए किसान ई-नाम पोर्टल पर पंजीकरण कर अपनी सुविधा के मुताबिक जिस मंडी में चाहें फसल को बेच सकते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए पेश किया गया अंतरिम बजट दर्शाता है कि देश के गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों को सशक्त बनाना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बजट में देश के अन्नदाताओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का सरकार का मकसद परिलक्षित होता है। पिछले कुछ वर्षों में किसानों के कल्याण के लिए एक के बाद एक सरकार की ओर से कई ठोस कदम उठाए गए हैं। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम काफी अहम है, जिसके तहत अब तक 11.80 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ है और बिना बिचौलियों के लगभग 2.81 लाख करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में जमा कराए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से भी लगभग 4 करोड़ किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। इसी तरह किसानों के लाभ के लिए 1361 ई-नाम मंडियां शुरू की गई हैं, जिन पर अब तक 3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार दर्ज हो चुका है। इस बजट में डेयरी किसानों के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाने और तिलहन पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक रणनीति बनाने पर भी जोर दिया गया है। आत्मनिर्भर तिलहन अभियान सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। केंद्र सरकार के मुताबिक 2022 में घोषित इस पहल के आधार पर सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसी तिलहनी फसलों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के मकसद से एक रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार एकत्रीकरण, आधुनिक भंडारण, कुशल आपूर्ति श्रृंखला, प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण के अलावा विपणन एवं ब्रांडिंग सहित फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी। इसके अलावा मत्स्य पालन को बढ़ावा देते हुए 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा।
और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए गुजरात के किसानों को सलाह दी जाती है कि वो गन्ने की नई फसल की रोपाई का काम शुरू करें। इसके लिए किसान खेत तैयार कर लें, मिट्टी में उचित नमी रखें, साथ ही गहरी जुताई कर मिट्टी को समतल कर लें। किसान पौधरोपण का काम फरवरी माह में पूरा कर लें। गुजरात के किसान अभी के समय भिंडी, बैगन और मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। फसल की तुड़ाई उनकी परिपक्वता के आधार पर ही करें। रबी फसलों में निराई गुड़ाई कर लें किसान, साथ ही मौसम को ध्यान में रखकर ही फसलों में सिंचाई करें। बात करें हरियाणा की, तो बारिश होने के कारण फिलहाल गेहूं की फसल में सिंचाई न करें, साथ ही फसलों में किसी भी प्रकार के कीटनाशकों के छिड़काव से बचें। हरियाणा के किसानों को सलाह है कि गेहूं की फसल की लगातार निगरानी करते रहें। अभी के समय गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग देखा जा सकता है। इस रोग का लक्षण दिखाई देने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की फसल में भी सिंचाई और कीटनाशकों का छिड़काव न करें। हरियाणा के किसान ज्यादा उपज प्राप्त करने के लिए नियमित अंतराल पर कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई करें। इसके साथ ही हरियाणा के किसान टमाटर, मिर्च, बैगन और भिंडी जैसी अन्य सब्जियों की भी तुड़ाई जारी रखें। हरियाणा के किसानों को सलाह है कि वो प्राप्त उपज को किसी सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खास खबरों पर। वरिष्ठ बीजेपी नेता और उप प्रधानमंत्री रह चुके लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये जानकारी खुद पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। कानून मंत्री और सीजेआई DY चंद्रचूड़ भी इस मौके पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 1 दशक में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और इनकी आय और जीवन स्तर में सुधार से मोबिलिटी सेक्टर के लिए भी संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 5 फरवरी को विश्वास मत हासिल करेंगे और इसके लिए राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने 5 फरवरी से झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
झारखंड में सत्ता पक्ष के विधायकों को एकजुट रखने के लिए 35 से अधिक विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया है। ये सभी विधायक फ्लोर टेस्ट के दिन ही सीधे हैदराबाद से रांची विधानसभा पहुंचेंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कहा है कि वो इस बात का सबूत पेश करें कि बीजेपी ने आप विधायक को खरीदने की कोशिश की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि केजरीवाल हमेशा भाजपा पर बेबुनियाद आरोप लगाते रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, लेकिन साबित नहीं कर सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इंडी गठबंधन और ममता बनर्जी के राहुल गांधी के ऊपर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिस ममता दीदी के साथ राहुल गांधी अपने मधुर संबंध होने के दावे करते थे, आज उन्होंने ही राहुल गांधी को बाय बाय कर दिया है। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।